हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं अनुवाद लेक्चर नंबर 14। तो आज हम प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया जितना भी अनुवाद है उसको सोल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख लिया है अनुवाद जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो एक ही साल का लिया है, बारी बारी सबको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे है तुम छात्र हो, हमारा पहला सेंटेंस है तुम छात्र हो। कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल, पहला सेंटेंस तो सिंपल ही है, तो सिंपल तरीके से बनाएंगे। तुम यानी कि त्वम, त्वम मतलब होता है तुम। देखिए मैंने नंबर बाय नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो तुम छात्र हो यहाँ है, ये है बनारस में और ये है दिल्ली में। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे बनारस में हो या दिल्ली हो, है तो हमारे पास है, ठीक है। तो तुम छात्र हो यानी कि त्वम, छात्र यानी कि छात्रः, त्वम छात्रः, और असि, त्वम छात्रः असि यानी कि तुम छात्र हो। असि कैसे हो गया? अस धातु का जो रूप चलाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन में तो असि आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा बेसिक इसका वीडियो देखा तो आपको पता होगा, क्योंकि देखिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी चीज को आपको सीखना है तो उसके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मतलब समझिए कि किसी पेड़ का जड़, और जिस पेड़ का जड़ मजबूत होता है उसमें फल अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको इस अनुवाद का पूरा निचोड़ जानना है, यानी कि एक एक बात समझना है कि कहाँ पे कैसे क्यों लगा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो आपको इसका बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। तो ऐसे ऑलरेडी मैंने 13 वीडियो बना दिया है अनुवाद के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बेसिक लेवल से हीरो लेवल तक यानी कि हाई लेवल तक सिखाया है। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 100% समझ में आने वाला है जो भी हम आगे बनाने वाले हैं। अगर नहीं देखा है, एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो ऐसे भी जाकर ढूंढ सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट निकालिए, अगर आप मेरे चैनल में विजिट करोगे प्लेलिस्ट होगा अनुवाद के नाम से। तो वो अनुवाद का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सिखाया गया है, एक बार जरूर देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट अनुवाद है तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे आया है तुम्हारे साथ, और मैंने कुछ ही दिन पहले जो है अपलोड किया था खास नियम, अनुवाद का खास नियम। तो ये जो सेंटेंस है वो अनुवाद के खास नियम से ही पूछा गया है। मैंने आपको बताया था सहार्थे तृतीया, यानी कि साथ होने के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। तो ये है साथ वाला, स्पेशल नियम से बनेगा। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है लिखा हुआ? तुम्हारे साथ। किसके साथ है? तुम्हारे साथ। तो तुम्हारा का संस्कृत क्या होता है? तुम्हारा का संस्कृत होता है त्वम, ठीक है। त्वम मतलब कि तुम्हारा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि सहार्थे तृतीया यानी साथ होने के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। तो तृतीया विभक्ति किसका लाएगा? त्वम का लाएगा। और त्वम का तृतीया विभक्ति होता क्या है? तो इसका शब्द रूप चलता है युष्मद शब्द रूप। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है। तो अगर युष्मद शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन देखोगे तो आपको त्वया नजर आएगा। क्या आएगा? त्वया। तो हम त्वम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे त्वया, त्व और या, त्वया। त्वया क्यों लिख रहा हूं मैं? ऐसा क्यों त्वया क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमें त्वम का यानी कि युष्मद का तृतीया विभक्ति लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें साथ होने के अर्थ में सेंटेंस बनाना है। सब कुछ जो है बेसिक है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक टॉपिक समझेंगे तो दूसरा टॉपिक अपने आप समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। अगर एक समझ में नहीं आ रहा है यानी कि उसका बेसिक मजबूत नहीं है तो आपको एक एक चीज जो है समझने में दिक्कत होगा। तो त्वया क्यों किया? क्योंकि तृतीय विभक्ति त्वम का त्वया ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं साथ। साथ का हिंदी संस्कृत क्या होता है? सह। तो इसका हो गया त्वया सह। त्वया सह मतलब कि तुम्हारे साथ। मैं भी पढ़ता हूं। मैं का संस्कृत क्या होता है? मैं का संस्कृत होता है अहम। अहम मतलब कि मैं। भी का संस्कृत क्या होता है? भी का संस्कृत होता है अपि। अपि मतलब भी। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है। और इसका अगर धातु रूप बनाएंगे तो लास्ट में कौन सा सूत्र रहेगा? तो बनेगा पठामी। पठामी मतलब कि पढ़ता हूं। पठामी क्यों किया? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामा।
9 शब्द रूप होते हैं, आई मीन धातु रूप होते हैं, लेकिन 9 में से मैंने एक ही लगाया पठामी। क्यों? क्योंकि मैंने आहम के अनुसार लगाया है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट अनुवाद। वह सांप से डरता है। ये भी खास नियम से पूछा गया है। मैंने आपको कहा था ना, खास नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट होने से जब बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है। और मैंने आपको कहा भी था कि ऐसा सेंटेंस बार बार पूछता है। देखिए पूछा है ना पिछले साल, तुम सांप से डरते हो, तो यहाँ सांप से डरना, डरने वाला जो बात है वो उसमें हम कौन सा विभक्ति लगाते हैं? पंचमी विभक्ति लगाते हैं। कौन सी विभक्ति? पंचमी। अनुवाद के खास नियम में, ठीक है, डरने वाला और रक्षा करने वाला में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पंचमी विभक्ति। कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? तुम सांप से डरते हो। कारक चिन्ह क्या है? से। किसके साथ है? सांप के साथ। यहाँ पे सांप के साथ। तो तुम के साथ तो हम कोई विभक्ति नहीं लगाने वाले हैं। तुम यानी कि त्वम। त्वम मतलब होता है तुम, ठीक है। सांप से, तो सांप से यानी कि कारक चिन्ह किस में लगाएंगे? सांप में लगाएंगे। तो पहले तो हम लिखते हैं सांप का संस्कृत क्या होता है? सर्प होता है। सर्प मतलब होता है सांप। अब अगर इसमें हम कारक चिन्ह के साथ यानी कि विभक्ति लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो आप जैसे कि बालक शब्द रूप, जैसे देखिए बालक और सर्प दोनों आकारांत पुल्लिंग है, तो दोनों का शब्द रूप एक जैसा ही चलेगा। तो अगर बालक का पंचमी विभक्ति एक वचन देखेंगे क्या आएगा? बालकात। उसी प्रकार से सर्प धातु का, आई मीन शब्द का, सर्प शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन देखेंगे क्या होगा? सर्पात। तो यहाँ लिखेंगे सर्पात। सर्पात यानी कि सांप से। त्वम सर्पात यानी कि तुम सांप से क्या करते हो? डरते हो। तो डरना का होता है भी धातु, लेकिन रूप बनता है विभेति। वि भे और सी बनाएंगे, विभेसी। विभेसी। त्वम सर्पात विभेसी, तुम सांप से डरते हो। यहाँ त्वम है इसलिए हमने यहाँ पे सी लगाया है, ठीक है। त्वम के अनुसार हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे सी। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, वह घर से आता है। ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे पहचान जाता हूं मैं कि कौन सिंपल है और कौन अनुवाद के खास नियम से है? अगर आपको खास नियम याद होगा तो आप पहचान जाओगे। पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद हो जाता है। तो मैं पहचान जाता हूँ, आप भी पहचान जाओगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। वह घर से आता है, वह यानी कि सह। घर से, देखिए कारक चिन्ह वाला है बाबू, ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल मतलब एकदम सिंपल है इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ। घर से है तो से मतलब कौन सा विभक्ति लगा है, कौन सा कारक चिन्ह लगा है? वह घर से आता है। अब इसको समझते हैं। ये घर है और घर से मान लो मेरे घर आ रहा है, तो मेरे घर आने के लिए उसको घर से निकालना पड़ेगा। तो जब घर से ये व्यक्ति निकलेगा तो घर से दूर होगा, और जब दूर होता है तो हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी विभक्ति, क्योंकि वह घर से आ रहा है मतलब घर से कहीं जा रहा है, घर से दूर हो रहा है, तो हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो घर का तो पहले होता है गृह, क्या होता है? गृह। अब इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा? तो अभी हमने सर्प के साथ भी तो पंचमी विभक्ति लगाया था ना, तो क्या हुआ था? सर्पात, यानी कि लास्ट में आत लग गया। तो सेम कंडीशन यही होगा, गृहात। गृहात मतलब घर से। सह गृहात यानी कि वह घर से, गृहात। आता है, आना का संस्कृत क्या होता है? देखिए गच्छ मतलब होता है जाना, और आगच्छ मतलब होता है आना, आगच्छ। तो आगच्छ। अब बात करते हैं कि इसके अंत में सूत्र कौन सा लगाएंगे। तो सूत्र लगाते हैं कर्ता के अनुसार यानी कि सह के अनुसार। तो सह के अनुसार हम यहाँ लगाएंगे ती, तो बनेगा आगच्छति। ऐसे सह गृहात आगच्छति, वह घर से आता है। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। आप लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद का वीडियो ना दीजिए, सर पत्र लेखन सिखा दीजिए। देखिए मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए और मुझ पर विश्वास रखिए, ठीक है। आज ही आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर पहले संधि पढ़ा दीजिए। देखिए मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए जितना ज्यादा आपको फिक्र है उससे ज्यादा मुझे फिक्र है। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और खासकर 1 जनवरी से मैं रेगुलर सीरियस होकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मतलब आपके एग्जाम के लिए मैं टेंशन ले रहा हूँ, वो भी मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ किसी से, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना मैं कर रहा हूँ। तो आपका क्या काम बनता है कि आप भी थोड़ा मेहनत करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आप सफल होंगे, तो मुझे भी खुशी होगी, मेरा भी नाम होगा। तो आपके लिए मैं भी सीरियस हूँ, टेंशन मत लीजिए। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो पूछेगा सब कुछ मैं बताऊंगा। बस थोड़ा सा विश्वास करके, सब्र करके पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक
पढ़ते जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुवाद। तो परिश्रम से सफलता मिलती है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई अनुवाद के खास नियम नहीं लगा हुआ। तो परिश्रम से, देखिए लेकिन कारक चिन्ह तो है ना, कारक चिन्ह है परिश्रम से, तो यहाँ पर भी जो है कारक चिन्ह क्या है, से है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो से था घर से आने वाला और परिश्रम से, ये दोनों से अलग अलग है। इसमें घर से आने वाला था मतलब घर से दूर हो रहा था, तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे। लेकिन यहाँ परिश्रम से यानी कि इसमें जो लगाएंगे वो तृतीया विभक्ति लगाएंगे। देखिए तृतीया विभक्ति यानी करण कारक और पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, और दोनों का चिन्ह जो है सेम होता है, कंडीशन अलग होता है, एक दूर जाने वाला होता है, एक पास आने वाला होता है। तो परिश्रम से सफलता मिलती है, इसका मतलब ये है कि परिश्रम हम करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। तो परिश्रम करेंगे तो क्या मतलब, काम वहां है और यहाँ से हम परिश्रम कर लेंगे, काम के पास जाएंगे, जो काम करना उसके नजदीक जाएंगे तभी तो परिश्रम करेंगे। यानी इसमें संबंध जोड़ने वाला है, यानी तृतीय विभक्ति लगेगा, तो तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो परिश्रम का पहले तो लिखते हैं परिश्रम, परिश्रम का संस्कृत परिश्रम ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, परिश्रम। अब बात करते हैं कि इसका तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा। तो अगर बालक का शब्द रूप देखते हैं तो तृतीय विभक्ति क्या होता है, बालकेन। तो उसी प्रकार से अगर परिश्रम का जो है तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा, परिश्रमीन, एन की मात्रा रहता है तो परिश्रमीन ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे टवर्गी ना इसलिए आया है क्योंकि इसमें रा की मात्रा आया, ठीक है, ये थोड़ा सा बदल जाता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, परिश्रमेन ये भी है, ठीक है, परिश्रमेन। सफलता मिलती है, तो सफलता यानी कि सफलता, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, सफलता, सफलता, सफलता मिलती है, ये मिलती है, इसका संस्कृत क्या होगा, तो इसका संस्कृत होता है प्राप्नोति, प्राप्नोति, प्राप्नोति मतलब कि प्राप्त होती है या मिलती है, ठीक है। तो परिश्रमेन सफलता प्राप्नोति मतलब परिश्रम से सफलता मिलती है। मैं हर चीज को समझाता हूं, रटवाता बिल्कुल नहीं हूं। मैंने कई वीडियो देखा है, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं देखता हूं, मैं भी संस्कृत का वीडियो देखता हूं, मैं भी देखता हूं और टीचरों को कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने 2-4 टीचर को देखा जो अच्छे मतलब अच्छे खासे पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें मुझे एक बात ये बुरा लगता है कि वो रटवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुवाद ये है तो सीधा आंसर लिख देंगे, बाबू ये आंसर होता है, इसको रट जाओ। अब स्टूडेंट कैसे उसको रट जाएगा, मतलब जब रटना ही हो तो खुद ही रट जाएगा ना, पूरा किताब रट जाएगा, लेकिन संभव है किताब रटना नहीं। तो अगर आप समझ आते हो, आपको याद रहता है, तो समझने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बेसिक देखना चाहिए। बार मैं बोलूंगा नहीं, आप समझदार हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। वे दोनों कहाँ जाते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं, ये एकदम सिंपल सेंटेंस, वे दोनों कहाँ जाते हैं। सबसे पहले तो वे दोनों का संस्कृत देखिए, वे दोनों मतलब कि तो मतलब वे दोनों। कहाँ का संस्कृत क्या होता है, पुत्र। पिछले वीडियो में हम बताए थे, जो शब्दार्थ का वीडियो था उसमें बताए थे पुत्र मतलब कहाँ, तो मतलब वे दोनों, पुत्र मतलब कहाँ जाते हैं। तो जाना का संस्कृत क्या होगा, गच्छ धातु होगा और इसका धातु रूप बनेगा तो गच्छतः हो जाएगा। तो पुत्र गच्छतः मतलब वे दोनों कहाँ जाते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। यहाँ कारक चिन्ह है से, कौन सा से, कलम से लिखेंगे यानी कलम के साथ लिखेंगे, कलम के पास आकर लिखेंगे मतलब तृतीय विभक्ति लगेगा। तो वह यानी कि सह, ठीक है। कलम से, पहले तो कलम का संस्कृत लिखिए, कलम, कलम, ठीक है। से अब कारक चिन्ह लगाएंगे तो कारक चिन्ह है तृतीय विभक्ति का, तो तृतीय विभक्ति देखिए कलम का, तो इसका जो शब्द रूप है वो फल की तरह चलेगा, लेकिन कोई चेंजिंग तो नहीं आएगा, बालक जैसा फल जैसा एक ही चीज होता है। तो कलम का अगर हमें देखना है तृतीय विभक्ति तो आप फल का देखिए, फल का तृतीय विभक्ति क्या होता है, फलेन, फलेन एक वचन देखेंगे फलेन। तो उसी प्रकार से कलम का क्या होगा, कलमेन, कलमेन मतलब कि कलम से क्या करता है, लिखता है। तो लिखना यानी कि लिख धातु, ली और ख, लिख, कौन लिख रहा है, सह, तो सह के अनुसार सूत्र लगाएंगे ती, कुछ और मत लगा दीजिएगा, ती। बताया था ना कि अनुवाद बनाना और शादी करवाना दोनों सेम होता है। लड़का लड़की का जात धर्म देखो और सही से शादी करवा दो, इसमें भी पुरुष और वचन सही से देखो और उसका सूत्र सही तरीके से लगा दो, बहुत मजेदार होता है संस्कृत का अनुवाद बनाना। नेक्स्ट है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। ये जो सेंटेंस है ये है अनुवाद के खास नियम से, क्यों, क्योंकि अच्छा लगने वाला है। और हम बताए थे
रुच धातु योगे चतुर्थी, यानी रुचि होने वाला में, अच्छा लगने वाला में, पसंद आने वाला में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो आइए लगा कर देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो मुझे, सबसे पहले तो मुझे, इसका संस्कृत क्या होगा? तो मुझे देखिए, मुझे बना है अहम से, अहम यानी कि मैं, अहम यानी कि मैं, और मैं से बना है मुझे। तो सबसे पहले तो अहम का शब्द रूप होता है जिसे अस्मद शब्द रूप कहते हैं, मैंने पढ़ाया है। तो अस्मद का अगर शब्द रूप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति तो आपको मह्यम दिखेगा, मह्यम मतलब कि मुझे, ठीक है। आगे समझे, मिठाई यानी कि मिष्ठानम, मिष्ठानम, मिष्ठानम मतलब होता है मिठाई। अच्छा लगना का होता है रुच धातु, तो इसका धातु रूप चलता है तो होता है रोचते, रोचते। और एक बात जो है ना, मतलब समझ जाइए कि ये रेडीमेड फॉर्मूला है, ठीक है। रोचते मतलब अच्छा लगता है, जहां भी आपको अच्छा लगना लिखे आप रोचते लगा दो, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्यान में अनेक पेड़ हैं, उद्यान में अनेक पेड़ हैं, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन है तो कारक चिन्ह लगा हुआ। तो उद्यान में यानी कि ये कारक चिन्ह है। अब पहचानना ये है कि ये जो कारक चिन्ह में है वो कौन से कारक का आता है? तो ये होता है अधिकरण में पेपर, यानी संतमी विभक्ति। अगर आपको कारक चिन्ह याद होगा ना तो आधा सेंटेंस, आधा अनुवाद तो आप दिमाग में ही सोल्व कर लोगे, कारक चिन्ह याद होगा तो। और नहीं याद होगा तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, प्रणाम करेंगे आपको, या आप महान है, आपको कुछ भी याद नहीं है फिर भी वीडियो देख रहे हैं महान ही है तभी तो देख रहे हैं। तो बस बेसिक कंप्लीट रखिएगा। उद्यान में यानी कि हम लगाएंगे संतरी विभक्ति, तो उद्यान का संस्कृत तो उद्यान ही होता है, उद्यान। अब हम इसमें संतरी विभक्ति लगाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगा? तो इसका शब्द रूप बालक की तरह चलेगा, राम की तरह चलेगा। तो राम का शब्द रूप देखिए, राम का सप्तमी क्या होता है? रामे। तो उद्यान का क्या होगा? उद्याने। तो उद्याने यानी कि उद्यान में, उद्याने यानी कि उद्यान में। अनेक पेड़ है, अनेक मतलब कि ढेर सारा, तो अनेक का संस्कृत तो होता है ऐसे अनेकः, अनेकः, अनेकः। लेकिन यहाँ अनेकः नहीं होगा क्योंकि अनेक मतलब ढेर सारा है ना। तो जैसे बालकः, बालको, बालकः, यानी कि उसको बहुवचन करते हैं तो बालकः हो जाता है, उसी प्रकार से इसको भी बहुवचन करेंगे तो अनेकः हो जाएगा, अनेकः मतलब ढेर सारा। अब जब ढेर सारा है तो पेड़ ही तो ढेर सारा है, तो पेड़ ही बहुवचन होगा। तो वृक्ष मतलब होता है पेड़, वृक्ष मतलब कि पेड़, लेकिन वृक्षः मतलब पेड़ होता है एक पेड़, और इसको बहुवचन करना है तो हमें करना होगा वृक्षः, वृक्षः मतलब कि इतना सारा पेड़, मतलब ढेर सारा पेड़, तो वृक्षः। यहाँ बहुवचन किए तो यहाँ भी बहुवचन करेंगे। उद्याने अनेकः वृक्षः, यानी कि उद्यान में अनेक वृक्ष हैं, एक पेड़ नहीं है, बहुत सारा है। तो है मतलब होता है अस्थि, अस्थि मतलब है, और अगर ढेर सारा है तो अस्थि का बहुवचन देखेंगे, अस्थि, अस्तः, संति, तो हम संति लगाएंगे, संति मतलब कि ढेर सारा है, ठीक है, इसका मतलब बहुवचन होता है। उद्याने अनेकः वृक्षाः सन्ति, उद्यान में अनेक वृक्ष है। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चाहे किसी का भी कुछ हो ऐसा सेंटेंस पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार की, तो देखिए कारक चिन्ह लगा हुआ है की, कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक काके की षष्ठी विभक्ति में आता है। तो बिहार का संस्कृत क्या होता है? बिहार ही होता है, बिहार। किसी का भी नाम हो, नाम का संस्कृत वही होता है, कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बिहार का संस्कृत बिहार, लेकिन हमें इसमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो बालक का क्या होता है? षष्ठी, बालकस्य। तो बिहार का बिहारस्य, तो हम लिखेंगे बिहारस्य मतलब कि बिहार की। राजधानी, राजधानी का संस्कृत राजधानी ही होता है, तो राजधानी, बिहारस्य राजधानी। पटना है, तो पटना का संस्कृत क्या होता है? देखिए कहीं कहीं आपको पुस्तक में, किताब में पटना ही लिखा रहता है, लेकिन शुद्ध अगर संस्कृत बोलूं, पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्र, पाटली, पाटलिपुत्र मतलब कि पटना। अब सही हुआ, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र है यानी कि अस्थि, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अस्थि, अस्थि यानी कि है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रः अस्ति, इस प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है यानी पटना है। राम का भाई श्याम है, आइए बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? राम का, राम का, राम का यानी कि रामस्य, कैसे कर दिए रामस्य? जैसे अभी हमने किया बिहार की, तो बिहारस्य, तो राम का, रामस्य। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काके की, तो इसमें की आया, इसमें का आया, सिंपल है। तो रामस्य यानी कि राम का। भाई यानी कि भ्राता, भ्राता यानी कि भाई।
कौन है? श्याम है। तो श्याम का संस्कृत क्या होगा? श्यामः। श्यामः यानी कि श्याम। और है का संस्कृत अस्ति, अभी हमने देखा, तो अस्ति। तो बनकर तैयार है, रामस्य भ्राता श्यामः अस्ति, राम का भाई श्याम है। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है, तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाते हो। कितना लंबा सेंटेंस, कैसे बनाएंगे? अरे डरना किस बात का है भैया, हमने पढ़ा है, मेहनत किया है, बेसिक सीखा है, तो अब किस बात का डरना? जब नहीं पता था तब डरते थे, अब नहीं डरेंगे, अब जो है बनाएंगे, और बनाएंगे तो सही तरीके से बनाएंगे, सही बनाएंगे। तो तुम सब यानी कि तुम लोग, यानी कि यूयम। यूयम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। तो पहले तो इसका ही संस्कृत लिखता हूं, यूयम। ये तो सुलभ हो गया। देखिए संस्कृत जो है ना कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आपको जैसे जैसे शब्द आता जाए उसका संस्कृत लिखते जाओ और आपको संस्कृत बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें वो नहीं है इंग्लिश वाला कि आपको पहले इज लिखना है कि पहले एम, पहले सब्जेक्ट कि पहले ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। एकदम सिंपल, जैसे जैसे इसका हिंदी आए उसी प्रकार से इसका संस्कृत लिखते जाइए, बन जाएगा। तो तुम सब यानी कि यूजन। प्रतिदिन, इसका संस्कृत था प्रतिदिनम। प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन हो गया संस्कृत इसका। अब आ जाते हैं साइकिल से। तो पहले तो जानते हैं साइकिल का संस्कृत क्या होता है। तो साइकिल का संस्कृत होता है द्विचक्रपाद। द्विचक्रपाद यानी कि साइकिल, ठीक है। अब से है, तो पहले हमें यह पहचानना है कि जो से है वो कौन सा वाला से है, तृतीया वाला या पंचमी वाला, करण कारक वाला या अपादान कारक वाला। तो जो हम साइकिल चलाएंगे इसका मतलब कि साइकिल में बैठ के ही चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल वहां रहेगा और हम यहाँ से चलाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। साइकिल में बैठ के चलाएंगे, यानी कि साइकिल के साथ हमारा संबंध जुड़ रहा है। जब संबंध जुड़ता है तो तृतीय भक्ति लगाते हैं, यानी कि तृतीय भक्ति यानी कि करण कारक। तो हम तृतीय भक्ति इसमें लगाएंगे। तो बालक का तृतीय होता है बालकेन। तो साइकिल यानी कि द्विचक्र का होगा द्विचक्रिन, यानी कि एन की मात्रा लगाता है, ए और न लगाता है। तो द्विचक्र पादेन मतलब कि साइकिल से। विद्यालय यानी कि विद्यालयम। विद्यालयम यानी विद्यालय। आते हैं, आना का होता है आगच, आगच। अब देखो कौन आ रहा है, यूयम यानी कि तुम सब आ रहा है। तो हम जो सूत्र लगाएंगे इसके लास्ट में किसके अनुसार लगाएंगे, इसी के अनुसार लगाएंगे। अब याद कीजिए आप लट लकार का सूत्र, यूयम कहां पे आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो लट लकार का सूत्र देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन का होता है, ढूंढिए। तो आपको मिलेगा लास्ट में था, क्या मिलेगा, था, सी था। तो यही हम लगाएंगे लास्ट में था, आगच्छत बन जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार, यूयम प्रतिदिनम द्विचक्रपादेन विद्यालयम आगच्छत, मतलब कि तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। तो ये है हमारा लंबा लंबा सेंटेंस, लंबा लंबा चूल ससुराल गेंदा फूल। तो ये जो है बनाकर हमने तैयार किया। तो हाँ, आपका जो कमेंट आ रहा है कि जल्दी जल्दी जो है अनुच्छेद पत्र लेखन और संधि जो है कंप्लीट कीजिए। जो भी टॉपिक है जल्द ही कंप्लीट होगा, बस वीडियो देखते रहिए। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।